अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर देंगे जी बस। जी आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप सबका खैर मकदम है। आज 8वां दिन है हमारे ट्रांजिशन कैरिकुलम का। 15 डेज ट्रांजिशन कैरिकुलम जो हम लोग 20 तारीख से चला रहे हैं, उसका ये 8वां दिन है। बहुत सारे लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत पावरफुल लेक्चर आने वाला है। आप डॉक्टर वसीम अहमद साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर में, डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात तिब में। ये डिपार्टमेंट यूनानी के अर्ली डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी काविशों से आज जो हम लोग फ्लरिश कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट और यूनानी की जो फहम पास आउट यूनानी के तलबा और फैकल्टीज़ में आई है, इसी डिपार्टमेंट का बड़ा रोल रहा है। ख़ास करके NIM का डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात आज के डेट में उन फ्रंट रनर में है जो पूरे इंडिया में यूनानी के कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत होती है तो रेफरेंस के तौर पर इस डिपार्टमेंट हमारे लिए जाना जाता है। डॉक्टर वसीम साहब की काविशों और उनके साथ के लोगों की वजह से ये डिपार्टमेंट इस मुकाम पे है। इवन कि हम जैसे लोगों को भी बेसिक्स ऑफ यूनानी में कोई दिक्कत होती है, समझने में बहुत बार ऐसा होता है, तो मैं भी आपको कंसर्न करता हूँ। आप का प्रॉपर इंट्रोडक्शन और फिर वो तो डॉक्टर निज़ाम देंगे। मैं इतनी बात करूं कि जो एक्टिविटी आपकी लगातार डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात तिब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर में रही है और है, वो आपको यूनानी के उन लोगों में शुमार करती है जो वाकई लगता है कि सिस्टम के लिए इसको स्टैब्लिश करने के लिए प्रैक्टिस में कुल्लियात तिब जो बेसिक थ्योरी हमारी, इनको प्रैक्टिस से जोड़ने में जो काविशें हैं वो उसमें आप बहुत आगे हैं। इस मामले में आपका रिसर्च का ताल्लुक, चूंकि लगातार रिसर्च NIM में चल रहा है, डिपार्टमेंट अभी वहाँ UG नहीं है। इनके कोविड के दौर में भी आपका एक बेहतरीन पेपर जो हम यूनानी के बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम कोविड-19 को समझना चाहते हैं, उस पर भी एक बेहतरीन आपका पेपर आया। लेक्चर भी रिकॉर्डेड है जो कोविड-19 एंड यूनानी मेडिसिन सीरीज में आप जाके देख सकते हैं। खास के जो पास आउट लड़के वहां से अभी निकल रहे हैं PG करके, उनके अंदर कुल्लियात तिब को लेके समझ, अब फिर उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लिनिक तक खींच के ले आना, लोगों तक पहुंचाना, ये सारी चीजें आपकी काविशों से हो रही है। आज के प्रोग्राम में सर का खैर मकदम है। और ये बच्चे जो फ्रेशर हैं, अभी आए हैं फर्स्ट ईयर में, सर चूंकि ये स्क्रीन पे चल रहा है, कॉलेज का बड़ा सा ऑडिटोरियम का स्क्रीन है, तो बहुत सारे लड़के ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो, डायरेक्ट स्क्रीन पे आपको सुनेंगे और देखेंगे। तो ये एक लेक्चर के लिए मैं बाकायदा डॉक्टर निज़ाम साहब को दावत दूंगा कि सर को बाकायदा इनवाइट करें और आगे नेक्स्ट पोडियम डॉक्टर निज़ाम साहब। डॉक्टर निज़ाम आप कनेक्टेड हैं? डॉक्टर तारीफ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं डॉक्टर वसीम साहब ग्रीन इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर वसीम अहमद साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात तिब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर। आपने बैचलर ऑफ कुल्लियात तिब 2006 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया है। प्रोग्राम में कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड MS ऑफिस आपने अलीगढ़ से किया है। इनका टर्म कमाओ, आपने IT ट्रेनिंग कोर्स आयुष प्रोफेशनल के लिए आपने CTAC पुणे से किया है।
capacity building and continuing medical education program for Ayush doctors. आपने CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से किया है. आपको एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है. UG टीचिंग एक्सपीरियंस नियर अबाउट 3 इयर्स का है. PG टीचिंग एक्सपीरियंस 11 इयर्स का है. टोटल नियर अबाउट 14 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. आपके अंडर में 10 MD डिग्री अवॉर्डेड हो चुका है और 6 currently doing research under your guidance. आपके अंडर में बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं. पब्लिकेशन एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज में आपकी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी है. 23 चैप्टर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट बुक्स. रिसर्च 75 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड, 2 रिसर्च पेपर एक्सेप्टेड, 10 MPs supervised, 30 resource person in training programs, conferences, seminars, webinars, 38 abstract published, paper communicated for publication 3, paper presented in different national international seminars 3, conferences, workshop attended 34, workshop, CME, symposium, seminar attended 26, members of the editorial board 4, और आगे और इसके अलावा बहुत सारे को भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है. सबका डिटेल में यहाँ पे नहीं, अभी टाइम की कमी की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ. तो अब नेक्स्ट आप जो सुनेंगे वो डॉक्टर वसीम अहमद साहब को सुनेंगे. सर डायल ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप सब लोगों को? यस सर, क्लियर है. मैं इस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर प्रोफेसर तौहीद आलम साहब का जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, और डॉक्टर तनवीर साहब जो हमारे दोस्त भी हैं और अक्सर उनसे बात होती है, और डॉक्टर निज़ाम साहब कि उन्होंने मौका दिया कुछ गुफ्तगू करने के लिए. लेकिन मसला ये है कि अब बच्चों के दरमियान जो भी अभी इनिशियल हो, इब्तिदा उसमें हो, उनसे इस तरह की बातें को कोई हाई लेवल की टॉक भी मुश्किल, मतलब ये परेशान करता है कि वो कहाँ तक हमारी चीज़ें को एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कितना हमें एक्सेस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. क्योंकि फर्स्ट प्रॉफ में है तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें अगर इन्हें बताई जाएँ तो शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इनके लिए. कि मतलब सबसे पहले क्या नाम है, तिब एक जैसे मुरवजा जो तिबें हैं, उन तिबों में से यूनानी तिब भी है, तो उसकी क्या हैसियत है, उसकी पोजीशन क्या है, और उनके हासिल करने से फ़वाइद क्या हैं, और क्या ये साइंटिफिक बुनियादों पर है कि नहीं है. तो और जिससे अपीलिंग हो उनके अंदर कि हाँ ये हमने जो एडमिशन लिया है कोई गलत जगह नहीं लिया है. तो मैं सोचता हूँ कि इब्तिदा ऐसे ही कुछ चीज़ों से की जाएगी. फिर उसके बाद में बेसिक चीज़ें अखलाक और मिजाज पर जो मुझे टॉपिक दिया गया है, हालांकि मैंने टॉपिक भी नहीं देखा था, अभी देखा कि शायद मुझे टॉपिक ये दिया गया है. बहरहाल वो तो इंशाल्लाह उस तरह की बात होगी. कुछ स्लाइड हैं जो आपके सामने रखेंगे. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर तौहीद साहब का और डॉक्टर तनवीर आलम साहब और डॉक्टर निज़ाम साहब कि उन्होंने गुफ्तगू करने के लिए मौका फराहम किया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो मैं लेक्चर का शुरुआत करता हूँ. इजाज़त है शुरू करूँ? यस सर, यस सर. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी. फ़िलासफ़ी चूँकि दुनिया के जो उलूम होते हैं वो उलूम क्यों बनते हैं और क्यों आते हैं, कब क्या हमने कभी अपने इर्द गिर्द कभी गौर किया कि इंसान का बच्चा 1 साल बाद चलता है, चूहे और बिल्ली और दूसरों के बच्चे, जानवरों के बच्चे फ़ौरन पैदा होते खड़े हो जाते हैं. इसी तरह से जबकि कुदरत प्रोसेस वही है, इंसान का बच्चा 9 मंथ्स लेती ही माँ मेहनत करती है तब जाके बच्चे की डिलीवरी होती है. एनिमल्स के 6 मंथ में हो जाते हैं. मुख्तलिफ अदर जानवरों की स्पेशीज़ की, जिसको हमारे यहाँ सिनफी मताले में मिजाज की जो सिनफी मताला है उसमें किया गया है कि उनकी अनवाएँ, उनकी स्पेशीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. तो यही वो सवालात, या इंसान दुनिया में आया तो, या दुनिया की तमाम चीज़ें आती हैं तो एक अभी पैदा होती हैं, पैदा होने के बाद एक उम्र के मरहले को तय करती हैं, उसके बाद फिर वो मौत को गले लगा लेती हैं. कोई कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब्दी हो, जो यहाँ पे रहने के लिए आई हो. इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए एक जो वो टर्म यूज़ किया जाता है उसको फ़िलासफ़ी बोलते हैं. फ़िलास का मतलब होता है लव यानी डिज़ायर, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी जिसका मतलब द नॉलेज
whole of the universe and mankind. It is used for the search of understanding of the nature and meaning of existence. It is a system thought resulting from a search for knowledge. Philosophy looks at facts and values in a systemic whole. In other words, it is something intermediate between theology and science. थियोलॉजी एंड साइंस का मतलब ये हुआ इसके बीच में जो चीज़ होगी वो फिलॉसफी कहलाएगी. यानी थियोलॉजी में हमेशा डॉगमास, डॉक्ट्राइन, रेवलेशंस होते हैं कि जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती, और साइंस उसको कहते हैं कि जिसमें रेशनल थिंकिंग जो जिसको जहन कबूल करे उस पर होते हैं. थियोलॉजी में ये होता है कि जहन कबूल करे ना करे उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आमतौर पर इस्लामिक थियोलॉजी ऐसी है कि जिसको कोई ऐसा उसका रुकन नहीं है जिसको जहन, अगर हम सूझबूझ रखने वाले हैं कि हम सूझबूझ रखने वाले हैं और उस एतबार से अगर गौर करें तो कोई ऐसा रुकन ऐसा नहीं है जिसका जहन कबूल ना करे. तो बहरहाल जो फिलासफी की डेफिनेशन दी गई है कि इंटरमीडिएट बिटवीन थियोलॉजी एंड साइंस. Like theology, it consists of the speculation of matters as to which definite knowledge has so far been ascertainable, but like science, it appeals to human reason rather than to authority, whether that of tradition or that of revelation. हमारे घरों की किस्से कहानियाँ या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कुदरती जो नाजिल उलूम है तो उनको थियोलॉजी कहलाती है, और साइंस जो रीज़न बेस पे होता है, इनके बीच यानी थियोलॉजी और साइंस के माबैन जो चीज़ होती है, जो चीज़ जोड़ती है, वो कहलाती है फिलॉसफी. All definite knowledge, so I should contend, belongs to science. All dogmas as to what surpasses definite knowledge belongs to the theology. But between theology and science, there is a no man's land exposed to attack from both sides. This no man's land is philosophy. यानी एक ऐसी बीच, एक ऐसा ब्रिज जो दोनों तरफ से जिस पर अलगार हो, उसको हम फिलासफी कहते हैं. इट इज़ ट्रू, अगर फिलासफी ना होती तो दुनिया के उलूम तरक्की नहीं करते. तो फिलासफी ही वो चीज़ होती है. फिलासफर सबसे पहले हर चीज़ को सोचता है, फिर उसके बाद वो कंसेप्ट्स आते हैं, उन कंसेप्ट्स को प्रूव नॉन प्रूव जो हाइपोथेसिस बनती है, फिर उसको प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है. वो साइंस का दर्जा कहलाता है. इट इज़ ट्रू परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. Metaphysics is the portion of philosophy that teaches the most general and fundamental principles underlying reality and knowledge. Metaphysics, अब चूँकि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिजिकल फॉर्म एंड मेटाफिजिकल फॉर्म, यानी सुपरा मटेरियल और मटेरियल. बहुत सारी चीज़ें जैसे अखलाक है, आज़ा हैं, और किसी हद तक अरवाह की जो तौकीमीन है, वो जो उसके कुमक होते हैं, एयर उसमें काम करते हैं. उसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मटेरियलिस्टिक कहलाती हैं. उसके अलावा जो मेटाफिजिक्स है या सुपरा मटेरियल है, जिसमें इसके अलावा अरकान भी फिजिकल पार्ट है, यानी कि मटेरियल पार्ट है. तो अरकान, आज़ा, अखलाक और कुछ पार्ट अरवाह के, ये हमारे मेटाफिजिकल पार्ट हैं. लेकिन सुपरा मटेरियल पार्ट में जैसे किसी हद तक अरवाह, उसके अलावा तबीयत, उसके अलावा नफ्स, इसके अलावा बहुत सारे ये वो चीज़ हैं जो मेटाफिजिकल पार्ट है. अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे अमराज ऐसे हैं कि जिसकी तशखीस मॉडर्न नहीं कर पाती है, जो हमारे यहाँ सुई मिजाज के दर्जे में आता है. तो मिसाल के तौर पर शकीका है. शकीका एक दर्द है, यानी माइग्रेन, जिसको हम बहुत ज़्यादा आदमी बीमार है और उसको ज़रूरत है इलाज की, लेकिन वो चाहे MRI करवाएं, चाहे जितने हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसको आप किसी उसमें तय नहीं कर सकते कि ये उसका कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है. क्योंकि जितनी दस्तरस साइंस की अब तक एक्सेस है, उसके मुताबिक तो वो उसमें उसका जज नहीं किया जा सकता. हो सकता है कि कल के दिन कोई एडवांस टेक्निक आए जो सूए मिजाज को की तमीज़ कर सके, तो फिर वो भी उसी में मेटाफिजिक्स से हटकर फिजिकल फॉर्म में आए. हालांकि वो हमारे मुताबिक वो मेटाफिजिक्स नहीं बल्कि फिजिकल है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सूए मिजाज के कैटेगरी में आता है. सर थॉमस वर्ड से they can shown to be not impossible, that is, the discoveries of modern science do not abrogate them. The modern conception regards the body as an aggregate of spare parts which are assembled well or ill, can be repaired or remedied according to the assembling is good or bad, and according to the fail, so is their health.
or susceptibility to infection by organism. The kind of assembling is a matter partly of heredity and partly of environment. The human being is a material body. The human being is a material body vivified by life principle, the two together constituting the rational human soul. As Thomas says, it is not my soul that thinks or my body that eats, but that do both. ये सेंट थॉमस कहता है कि ये वो है, मतलब वो मॉडर्न मेडिसिन का उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि मॉडर्न मेडिसिन एक कोई मशीनरी टूल से जिसको असम्बल किया गया है और मुख्तलिफ टूल से, और असम्बल करने के बाद अगर वो हेल्दी असम्बल है तो हेल्दी रोल प्ले करेगा, और अगर वो डिसीज़ है तो डिजीज़ दो सूरतों से हो सकती है, हेरिडिटी, आइदर इट में बी हेरिडिटी और इट में बी अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो बीमारियों के लिए ससेप्टेबल होगी. वो जस्ट दे ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज ए मशीन, एक मशीन की तरह से उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के कंसेप्ट में वो एक जस्ट उसको ट्रीट करते हैं एज ए मशीनरी टूल्स. तो ये एक जस्ट वो है. फिर इसके अलावा इन अदर वर्ड्स अगेन द बॉडी एंड सोल, और फिर उसके बाद में कहता है कि खाली जो बॉडी है यानी जो फिजिकल फॉर्म है वही खाली जिसे हम खाते पीते और मुख्तलिफ अपने हवाइज ज़रूरिया को से फारिग होते हैं, खाली वही बॉडी वही जिस्म नहीं है, यानी वही ह्यूमन नहीं है, बल्कि ह्यूमन सोल यानी रूह और जिस्म दोनों के कम्बिनेशन का नाम है. दूसरी ज़बान में अगेन द बॉडी एंड सोल फॉर्म द कंप्लीट होल वन सिंगल बीइंग, यानी जिस्म और रूह दोनों मिल करके एक कंप्लीट, या जिसको कुरान ने कहा कि अहसनुल खालिकीन, यानी एक ऐसा क्रिएचर जो सबसे बेस्ट क्रिएचर है, उसकी फॉर्म में आता है. और फिर इंसान को कुदरत ने नफ्स नातका यानी क़ुव्वत नातका या ह्यूमन इंटेलेक्ट जैसी सलाहियत दी, जिससे वो अदर एनिमल से मुमताज़ और डिस्टिंक्ट हुआ. इसीलिए हमारे तिब में कहा जाता है कि इंसान को जो कुल्लियात का इल्म है और जो इंसान एनिमल्स होते हैं उन्हें जुज़ियात का इल्म दिया गया. जुज़ियात का इल्म का मतलब ये होता है कि यानी पार्शियल नॉलेज की मतलब जो इम्बाइब्ड है, जो उनको तबीयतन उनको नेचर बाय नेचर मिला हुआ है. यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे हिरन है, हिरन जब किसी शेर को देखते हैं तो उसको उसके जहन में उसके नेचर उसके दिमाग में इम्बाइब्ड है कि वो शेर से भागेगी तो उससे रसाई होगी, लेकिन उसके पास ये सलाहियत नहीं कि शेर को किस तरह से अरेस्ट कर ले और उसको ला करके जो मुख्तलिफ़ किस्म के आज ज़ू में ला जा करके उसको कैद कर दे. ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को है. यही जुज़ियात और कुल्लियात का इल्म होता है. कुल्लियात का मतलब ये है कि इंसान जब शेर को देखता है तो भागता भी है और उसको कंट्रोल करने की उसके ऊपर सलाहियत भी है कि कैसे उसको अरेस्ट करे, कैसे उसको अपने कंट्रोल में करे और कैसे उसको चिड़ियाघर का एक ज़रिए माश बनाए. तो दोनों इल्म है. तो इसी को कहते हैं कुल्लियात, और जो भागने का इल्म है वो जुज़ियात कहलाता है, जो बाय नेचर उसको कुदरत में दिया है. नफ्स यूज फॉर द सोल इंडिविजुअलिटी. द लेट सर चार्ल्स Pardy Lucas was quoted as saying, many of the empirical methods of the treatment adopted by Hakims are of the greatest value, and there is no doubt whatever their ancestors ages ago knew many things which are nowadays being brought forward as the new discoveries. यहाँ पे अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात कह रहा है कि ये जो हकीम जो लोग करते हैं अपने लैब में, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये ट्रू है और ये साइंटिफिक बुनियादों पर है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है. बल्कि ये कह दीजिए कि जो आज मॉडर्न मेडिसिन है ये यूनानी मेडिसिन ही उसकी मदर है, जिसके ज़रिए यूनानी मेडिसिन इज़ द मदर ऑफ मॉडर्न साइंस. और दूसरी चीज़ कि आज से नहीं, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, जब हम जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन तहजीबों पर अगर हम जाते हैं, गौर करते हैं, तो उस वक्त भी रेशनल थिंकिंग का इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि कोई भी चीज़
जब तक उनको सामने नहीं होता था तब तक उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं करते थे। और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन तो उस वक्त शुरू हो गया था कि जब मेसोपोटामिया की दरिया नील के शाहराहों पर जो मरीज़ बीमार होते थे उनको ला कर के शाहराहों पर छोड़ दिया जाता था और उनसे लोगों से उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कहा जाता था कि अपना इस जैसा मर्ज़ अगर आपको एक्सपीरियंस में हुआ है तो किस चीज़ को खाने से वो ठीक हुआ है उसको वहाँ पे आप बताएं और फिर जाएं। तो इस तरह से सबसे पहले दुनिया का इल्म डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिसको हम आजकल डेटा के फॉर्म में कहते हैं। और उसमें सबसे पहली दवा जो अल-फ़हरिस्त इब्न नदीम ने लिखी है वो रासन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रासन वो दवा है जिसको ज़ंजबील शामी या ज़ंजबील शामी कहते हैं, यानी जो हम अदरक कहते हैं वही अदरक की दूसरी स्पेशीज़ है, लेकिन है भी वो एडवांस फॉर्म ऑफ अदरक, वही ज़ंजबील शामी सबसे पहले दुनिया की दरियाफ्त शुदा दवा है। बहरहाल तो अच्छा, दूसरा एक और इसमें पहलू है कि जब हम जालिनूस के लैब में जाते हैं तो जालिनूस को हम नए तलबा हैं उनको इसलिए बताना ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि ये कोई कहानी या दादा नानी अम्मा की कहानियाँ नहीं हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं, बल्कि ये वो फैक्ट्स बुनियादों पर है जिनको सबसे पहले साइंटिफिक दर्जा जिसे मिला और तब से आज तक साइंटिफिक उसे दर्जा हासिल है। और हाल ही में WHO ने तो बाकायदा उसके सेंटर्स शुरू कर दिए हैं, तो वो और उसको एविडेंस बेस का दर्जा भी दिया है। तो बहरहाल जालिनूस ने जो अपने लैब में 3-4 तरह के उसने रिसर्च करता था, जैसे हामा यानी हामा इज ए टाइप ऑफ कोबरा को पाल रखा था। कोबरा से वो चिक्स यानी मुर्गों को डसवाता था और उसके बाद तिर्याक फारूक का खिला करके उसका इफेक्ट देखता था, फिर उसको डॉक्यूमेंट करता था। और कभी कभार ये करता था कि पहले तिर्याक फारूक खिला देता था, उसके आधा घंटे के बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको पता थी कि क़ुव्वत हाज़मा क़ुव्वत तबिय्या की मदद से कितना टाइम लेगा कि वो जो है जुज़ बदन बन जाएगा। उसके बाद वो फिर वो हामा से उस चिड़ियों को चिकन को डसवाता था। डसवाने के बाद देखता था कि ये हामा का असर उन चिक्स पर क्या असर पड़ा, उसको डॉक्यूमेंटेशन करता है। उसके अलावा उसको मंकी पाल रखा था, बहुत सारे मंकीज़ थे उनके लैब में। इत्तेफाक से एक दिन उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में गिना-मुना में लिखा है, कामिल सना में लिखा है, फिर उसके अलावा जो है इसमें ज़ख़ीरा ख़वारिज़मशाही में लिखा है कि वो मंकी देखा कि मंकी, उसके बहुत सारे मंकीज़ में से एक मंकी बहुत सुस्त है और काहिल है, खाने वाने को छोड़ चुका है, ना खाता है और ना अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ना अपने साथियों के साथ चलता है। तो उसने क्या काम किया, उसको लिया मंकी को और उसको सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस करने के बाद फिर उसको देखता है कि उसके जो हर्ट है, करने के बाद हर्ट पे गया और हर्ट में देखा कि जो हर्ट है और हर्ट के बाद के बैरूनी जो लेयर्स होती हैं, यानी जो लेयर्स और हर्ट के माबैन देखा कि बहुत फासिद रतूबात जमा है और उस फासिद रतूबात से बहुत शदीद किस्म की बदबू आ रही है। उसके नतीजे में क्या होता था कि हर्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाता था, न कंट्रैक्ट पर मुस्तकिल डायलेट रहता था, कंट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब कंट्रैक्ट नहीं कर पाता था तो सर्कुलेशन उसका प्रॉपरली जिस्म को नहीं हो पाता था। तो इसीलिए अतिबा ने लिखा है कि जहाँ तफर्रुक इत्तिसाल की बात की है तो उसमें कल्ब का उन्होंने जिक्र नहीं किया। दिमाग का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है, असब का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है, अक्शिया का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है और हड्डी का अज़म का तफर्रुक इत्तिसाल लिखा है। लेकिन कल्ब एक ऐसा है जिसके तफर्रुक इत्तिसाल को उन्होंने कहा है कि इन्हिलाल कल्ब का मतलब मौत। और वो इस तरह से कार्डियोमायोपैथी सबसे पहले दुनिया में जो दरियाफ्त हुई, जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वो जालिनूस की इस मेहनत का, इस लैब रिसर्च का नतीजा है जो मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा फसाद के लिए तो इतनी सख्त शराइत है कि अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कितना बाशऊर लोग थे कि कोई जो फज्र करते हैं हमारे यहाँ, कि फज्र के लिए उसने इतनी सख्त शराइत दी है, बनाई है कि आम आदमी तो उस पर उतर ही नहीं सकता। उसमें लिखा है कि फज्र का आलिम सबसे पहले जो है कैबेज पे प्रैक्टिस करेगा। कैबेज की जो बारीक बारीक रगें होती हैं, जब कैबेज को खोलें, कैबेज के पत्तों को अलहदा करेंगे तो उसमें आप बारीक बारीक रगें पाएंगे। तो कहता है कि बारीक बारीक रगों पे प्रैक्टिस करें, मतलब स्कालपेल से। फिर उसके बाद में कहता है कि वो जो कबूतर के या फाख्ता के जो बच्चे होते हैं और जिनके अभी पर नहीं आए हुए हैं, उनकी जो उभरी हुई रगें हैं उस पर प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद में वहाँ पहले करमकल्ला पे, फिर उसके बाद में कबूतर के या फाख्ता के बच्चों पे प्रैक्टिस करने के बाद कहा है। उसके बाद एक और स्टेप है
वो मुझे बर वक्त जहन में नहीं आ रहा है, उसको कहा है। फिर फाइनली जब ये सारे प्रैक्टिस के स्टेप से कंप्लीट हो जाए तब वो सर्टिफाइड होता है फस्द करने का कि वो इंसानी बदन पे फस्द करेगा, यानी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वेसल पे वेन पे करना है, वेन की डेप्थ क्या होगी, वेन की सरफेस एरिया, वेन का जो है डेप्थ कितनी होगी और कितना ब्लड उसे बहाया जाएगा। तो इतना ज़बरदस्त मतलब एक्सपेरिमेंट के इतने सख्त टर्म्स एंड कंडीशन ये जालिनूस ने अपनी किताब में लिखी है। बहरहाल वो तफसील रिसर्च की बात नहीं है, यहाँ तो एक मैंने ताकि बच्चों के अंदर एक वो जज्बा पैदा हो कि ये तिब कोई ऐसी वैसी साइंस नहीं है, ये अदर जो उसको हम कहते नहीं कि अदर लाइक अदर ट्रेडिशनल सिस्टम, ये अदर ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है बल्कि साइंटिफिक बुनियादों पर सिस्टम है, ये साइंटिफिक सिस्टम है। अदर ट्रेडिशनल सिस्टम में ये हो सकता है कि बहुत सारी रवायती चीज़ें हों, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ रवायती चीज़ें नहीं हैं। आप उसको करके जब लैब में देखेंगे, जब आप मरीजों पर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद उसका अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल according to Ibn Sina's choice of remedies as well as of the patient and his idiosyncrasies, thus the certain ingredients would be allowed or disallowed in a given standard confection according to the nature of the particular patient. ये अभी बात में आएगी तो बाद में हम इसको बताएंगे। In the view of Canon, the following classification may be specified: the close relationship between the emotions and psychological state. Psychological state shown to be even closer than the modern research has realized. इसके में इसी के ताल्लुक से जो हकीम ज़िल्लुर रहमान साहब का एक जुमला है, बहुत ही तारीखी है कि कैफियत और उनके तवज्जुह से मिजाज और अखलाक के ज़रिए शख्सियत का मुताला अपनी जगह बेहद दिलचस्प और अहम है। इल्म नफ्सियात में इनकी असरअंदाजी पर अभी बहुत तवजीह नहीं की गई है। यूनानी के नज़रियात की रोशनी में सेहत व मर्ज़ दोनों सूरतों में इंसानी नफ्सियात की बहुत सी गिरहें खुल सकती हैं। कैफियत व मिजाज के तनासुब और अखलाक की कमी व बेशी से इंसानी साख्त और तबीयत में जो मुख्तलिफ अलामात और खुसूसियात पैदा होती हैं, वही दरअसल तिब का इतलाक़ी पहलू होगा। ये ज़िल्लुर रहमान साहब का बहुत ही तारीख़ी जुमला कमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ अखलाक का बैलेंस, अखलाक की वजह से कैफियत का वजूद, यानी अखलाक का अरकान का बैलेंस, अरकान जो है अरकान की जो कैफियतें होती हैं वो मिजाज कहलाती हैं और उसका जो ह्यूमिड पार्ट होता है वो कहलाता है। तो इनका बैलेंस और तनासुब किस कदर इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, जो अभी हमने हकीम ज़िल्लुर रहमान साहब का वो तारीख़ी जुमला आपको सुनाया। अब यही वो क्लासिफिकेशन है जो बाद में मुख्तलिफ क्या नाम है अखलाक के बाद से उनका तकसीम किया गया है, जैसे संगुइन, फ्लेगमेटिक, बिलियस, सैटर्निन, फ्रिजिड, हॉट, ये वो क्लासिफिकेशन है जो दिए गए हैं। एक और क्लासिफिकेशन अभी आपको हैरत होगी, मैं एक स्टडी पेश कर रहा हूँ, ये नेचर में जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल माना जाता है, उसमें ये पब्लिश हुआ है पेपर, जिसमें सैंपल साइज 1.5 मिलियन था और जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया है उनका ये कहना है कि इंसानी जो तकसीम है वो चार तकसीमी हो सकती है: एवरेज, रिजर्व, सेल्फ सेंटर्ड एंड रोल मॉडल। ये 4 तकसीम उन्होंने की है। अब ये हमारे यहाँ जो सौदा, सफरा, बलगम, दम ये तकसीम की गई है, वही तकसीम एक्चुअल में ये है और इससे ये हम अपने सिस्टम को इसके मुताले में काफ़ी मदद मिल सकती है और ये हमारा सिस्टम इंटरनेशनलाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में भी प्रैक्टिस होती है। अभी मैं वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में था और जो गुवाहाटी में हुआ तो वहाँ पे हमने मंगोलियन को देखा, वहाँ पे हमने मंगोलियन मेडिसिन देखा। मंगोलियन मेडिसिन से जब मंगोलियन साइंटिस्ट से जब मैंने डिस्कस किया तो उनका जो कंसेप्ट था एग्जैक्टली वही था जो यूनानी था। जो हमारे यहाँ अखलाक का कंसेप्ट, कैफियत का कंसेप्ट यानी मिजाज, जो अरकान जो एलिमेंट्स और जो कुआ यानी फैकल्टी और अरवा बिल्कुल हूबहू। एक बहरीन के एक MBBS MD डॉक्टर आई थी जो उसको हजामा सीखने, तो उसको ये बताया गया कि हजामा जो है आयुर्वेदा वाले सिखाते हैं। तो मुझसे डिस्कस हुआ तो फिर उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बाद में तो उसको ये पता चला नहीं हजामा जो है यूनानी मेडिसिन का पार्ट है, वरना बाहर दुनिया में तो ये बताया जा रहा है कि नहीं सब आयुर्वेदिक पार्ट है। बहरहाल वो अलग मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो मंगोलियन में भी एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस है जो यूनानी का कंसेप्ट है। अफ्रीकन मेडिसिन में आप अफ्रीकन का देख लीजिए, एग्जैक्टली वही है जो यूनानी मेडिसिन का है। श्रीलंका में
بنگلہ دیش میں. تو میرے خیال میں ماڈرن میڈیسن کے بعد جو دنیا میں سب سے زیادہ، اگر ہم چونکہ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس افراد ایسے نہیں ہیں جو دنیا کو جا کے بتا سکیں کہ سب سے بڑا سرمایہ طب کا ہمارے پاس ہے، ہم سے فائدہ اٹھائیے اور ہم اپنا وہ امبیسڈر بنائیے تاکہ ہم طب کو لوگوں تک بتائیں اور وہ کریں. جاپانیز میڈیسن کا اگر آپ کنسپٹ دیکھیں وہ بھی وہی ہے، یونانی میڈیسن. چائنیز میڈیسن اور آیوریدک میڈیسن اس لیے ہم سے ڈفرینٹ ہو گیا کہ چونکہ یونانی میڈیسن دنیا کی تمام تہذیبوں کا ایک خوبصورت پارٹ ہے. چائنیز میڈیسن کچھ نہیں ہے، صرف چائنا کی اپنی تھیوری ہے اور اسی بنیادوں پہ وہ رہ گیا. آیوریدک میڈیسن وہ بھی اس کی کڑیاں، اگر آپ میں نے ریسرچ پیپر پڑھا تھا جرمنی کا، اس میں لکھا تھا کہ ہپوکریٹس یا اس سے پہلے کہ جو اگر ہم دیکھیں جالینوس سے پہلے اور ہپوکریٹس کے پیریڈ کی جو کہانی ہے تو وہ کہانی پورے طور پر ملتی ہے جو آیوریدک میڈیسن سے جڑتی ہوئی کڑیاں ہیں. بلکہ اس نے لکھا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ اگر آیا ہے تو ہو نہ ہو یہ وہی میڈیسن ہے جس کو ہم گریک میڈیسن یا یونانی میڈیسن کہتے ہیں، اس سے جڑی ہوئی کڑیاں ہیں. لیکن اس کے بعد میں چونکہ اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں ہوا، ایک پرٹیکولر خطے میں آ کر کے رک گئی، اس لیے یہ اس میں بہت زیادہ ویلیڈیشن اور اپڈیٹ نہیں ہو سکا جو یونانی میڈیسن کو ملا. کیونکہ یونانی میڈیسن کو اربوں کی محنت ملی، اس کے بعد ہندوستان میں نوابوں کی اور ان کی سرپرستی ملی، اس لیے یہ بے انتہا ڈیولپ ہوئی اور پوری دنیا کا یعنی عالم کا یہ سسٹم اور ملجا ماوا رہی. بہرحال تو یہ رہا. اس کے علاوہ ابھی ایک اسٹڈی ہم نے اپنے ہاں کروایا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ پبلش ہو جائے گا تو پیپر ہم دیں گے، جو اجناس اشرا وہ کیا نام ہے ابن سینا کا جو کنسیپٹ ہے کہ اجناس اشرا کے ذریعے تو تشخیص کی ہے انہوں نے. جیسے بہت سارے لوگوں نے اجناس خمسہ، جیسے اجناس خمسہ میں آپ کا ربن تبری کا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ابن رشد ہیں، اس کے علاوہ نمبر آف سائنٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ مجوسی ہیں. پھر انہی پانچوں کو توضیح اور تفصیل کے ساتھ ابن سینا نے اس کو اجناس اشرا کر دیا ہے، 10 ڈٹرمنٹس بنا دیے. لیکن ابھی ہم نے ایک اسٹڈی کروائی ہے اور انٹائر لٹریچر بنیادوں پر انشاءاللہ یہ بہت اہم اسٹڈی ہوگی جو مزاج کو آئیڈینٹیفیکیشن میں سب سے ویلڈ اور سب سے قریب ڈیٹا، جس کو ہم نے 10 ایکسپرٹس یونانی جس کو ٹاپ اسکالر کہا جاتا ہے یونانی میں، جن کے اندر تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہے یونانی کا، ان سے جب ہم نے کمنٹس لیا تو سب نے لکھا کہ اٹ از این ایکسلنٹ ورک اور یہ تو بہت ضروری ہے کہ جلد ہی اس کو پبلش ہو. ہم نے اس کو پبلش کے لیے بھیج رکھا ہے. بہت ابھی چونکہ ایکسیپٹنس نہیں آیا ہے، جس دن ایکسیپٹنس آئے گا وہ کیونکہ راجیو گاندھی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے انڈر میں وہ پروجیکٹ تھا، مطلب تھیسس تھی، تو جب آ جائے گا تو ہم سب کے سامنے عام کریں گے. لیکن وہ اتنا قریب ہے کہ آپ خود دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اطباء کی دور رس نگاہیں اتنی قریب تھی، اتنا سائنٹیفک بنیادوں پہ تھی کہ وہ میں کیا بتاؤں. وہ جب کوشچنائر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود اس کا اندازہ کر لو گے. اور آپ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائگنوسس میں ایک بڑا ونڈو نکل کے آئے گا، ایک بڑا بریک تھرو ہوگا کہ ہم جب ڈائگنوسس کرواتے ہیں تو اس میں ہزاروں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں، تو ان پیسوں کو ہم بچا سکتے ہیں ایسے ٹول سے، ایسے ڈٹرمننٹ سے جو انسانی مزاج، انسانی افعال، انسانی حرکات و سکنات کے قریب ہوں. تو انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اس کو آپ کے سامنے لائیں گے. لیکن ابھی کیونکہ وہ راجیو گاندھی یونیورسٹی کی پراپرٹی ہے تو جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہو جاتا ہم اس کو عام نہیں کر سکتے. No doubt the great difference between the ancient and modern medicine is one of the outlooks which accounts for the difference of the topics that appeared interesting and even important in those days is passed over by the modern physiology and pathology. Each century has its own interest. The mistake made is to suppose today the older interests were wrong, incorrect, useless, and to label them as out of date. True fashion of all kinds come to be out of date, but the epithets right, wrong do not apply. The more carefully we observe modern medicine, science, the more evident it comes. Just its terminology and subject of conversation are different. Things are seen from new angles and things only summarized then are amenable to tangible description now. Medicine, یہ ساری باتیں ابھی ہم نے پیچھے کہہ دی. Medicine is the science by which we learn various states of the body
यानी हेल्थ या हेल्थ लॉस हो जाए, हेल्थ खो जाए तो हम हेल्थ को वापस लें. When lost is likely to be restored to health. In other words, it is an art whereby health and form is considered conserved, and the art whereby it is restored after being lost. Classification speculative यानी दो तरह से, theoretical, practical, but truly every science has both speculative and practical side. Philosophy has a speculative and practical side, so has medicine. इसीलिए मेडिसिन को आर्ट एंड साइंस का दर्जा दिया जाता है. इन मेडिसिन these two aspects belong together. One deals with the basic principles of knowledge, the other with the modern operation of these principles within the body. The former is theory, the latter is an applied knowledge. Theory of medicine is that which must, when mastered, given a certain kind of knowledge, apart from any question of treatment. Thus we said that there are three forms of fever and constitutions. ये थ्योरिटिकल नॉलेज है कि हमें पता चले कि कंसेप्ट्स क्या है, थियरी क्या है, और उन थियरी को अगर हम अप्लाई करें तो वो उसका प्रैक्टिकल पहलू होता है. प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज नॉट द वर्क विच द फिजिशियन कैरीज आउट, बट इज दैट द ब्रांच ऑफ मेडिकल नॉलेज विच व्हेन एक्वायर्ड enables one of them to form an opinion upon which to base the proper plan of treatment. यही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट ही हमारा अप्लाइड पार्ट होता है. और जो मिजाज की कितनी किस्में हैं, सूए मिजाज कितने टाइप से हैं, हुम्मा की कितने टाइप्स हैं, ये सब क्या होते हैं? थियरी यानी कंसेप्चुअल नॉलेज या स्पेकुलेटिव नॉलेज या नजरी. Thus it is said for inflammatory foci, the first agent to imply are infringents, insecticides, repellents. ये टाइप आप अपने यहाँ ट्रीटमेंट का रादे, हाबिस और तफ़े, दाफे, ये एक वो है टर्म्स हैं. देन वी टेम्पर दीज विथ मॉलिफिकेंट्स, मुहल्लिल, एंड फाइनली व्हेन द प्रोसेस इज सब्सिडाइजिंग रिजॉल्वेंट, मॉलिफिकेंट्स विल अकम्प्लिश द रेस्ट. अब आते हैं जो टॉपिक हमें दिया गया है उसकी तरफ. तो अखलाक, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हम खाते हैं और खाने के बाद एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म शक्ल अख्तियार कर लेती है, उसको हम अखलाक कहते हैं. अखलाक का मतलब होता है वो रतब सयाल मादे जो ऐसे बर्तनों में बंद हैं जिन्हें वो बह जाने से बाद रखते हैं. ये मसीही ने तारीफ़ की है. दूसरी तारीफ़ ये है कि जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहिल होती है, यानी जिसकी तरफ ग़िज़ा सबसे पहले एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्ट होती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं वो तो सब के सब एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्ट नहीं हो सकती. उसका कुछ फासिद पार्ट ऐसा होता है जिसको बॉडी यानी कोते गाजिया के अंडर सुपरविज़न में कोते तबिया अमल करती है, उस पर अमल नहीं कर सकती, यानी आजिज़ और कासिर है. तो जो आजिज़ और कासिर होते हैं वो फजलात होते हैं जो अमा और के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है, जिसको हम बराज कहते हैं. लेकिन उसके अलावा जो मेजर पार्ट हैं जो एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कैलूस कहते हैं, वो कैलूस इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि वो जिगर के लिए जिगर उस पर काम कर सके. अब जिगर कम काम करेगा, जिगर कितना अच्छा काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि मैदा और अमा ने किस किस्म की ग़िज़ा, किस किस्म की कैलूस भेजी है, और कैलूस इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी ग़िज़ाएँ, कैसी ग़िज़ाएँ लतीफ़ हैं, ग़िज़ाएँ गलीज़ हैं, ग़िज़ाएँ रद्दीउल कैमूस हैं, ग़िज़ाएँ जयदुल कैमूस हैं, ग़िज़ाएँ लतीफ़ुल कैमूस हैं, ग़िज़ाएँ सालिहुल कैमूस हैं. यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, हाईली न्यूट्रिएंट्स हैं, इजीली डाइजेस्टिबल हैं, लेट डाइजेस्टिबल हैं. उस एतबार से उन तनासुब से कैलूस बनते हैं और उन कैलूस और उसी एतबार से मैदे को मेहनत करनी पड़ती है. कभी कभार मैदा, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि ग़िज़ाएँ की कमियत कैसी है. अगर ग़िज़ाएँ स्वाले हैं और ग़िज़ाओं की कमियत ज़्यादा है तब भी परेशानी होगी मैदे को मेहनत करना. इसीलिए अतिबा ने कहा है कि ग़िज़ाएँ कितनी इस्तेमाल की जाए. ग़िज़ाएँ कहा गया है, अतिबा ने लिखा है कि जब मैदे का 3 हिस्सा हो जाए, पुर हो जाए, एक हिस्सा खाली रह जाए तो ग़िज़ा छोड़ दी जाए. और ग़िज़ाएँ के बारे में भी लिखा है कि अगर हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हमें लतीफ़ भी ग़िज़ाएँ होती हैं, यानी चिड़िए या चिकन का गोश्त भी होता है और बड़े और दूसरे गोश्त भी होते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अतिबा ने लिखा है कि सबसे पहले हमें गलीज़ ग़िज़ा, गलीज़ गोश्त खाना चाहिए. उसके 10-15 मिनट बाद हमें लतीफ़ करना चाहिए.
अदरवाइज अगर हम पहले लतीफ़ ग़िज़ाएँ, यानी मान लो बटेर या चिड़िया या चिकन का हमने फ्राई खा लिया और उसके बाद गलीज़ ग़िज़ाएँ खाई, तो क्या होगा, ये लतीफ़ ग़िज़ाएँ भी फासिद हो जाएंगी और जो बाद वाली ग़िज़ाएँ हैं वो भी फासिद हो जाएंगी। क्योंकि जब हम पहले गलीज़ ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि क़ुव्वत हाज़मा पूरे तौर पर तबीयत उस पर फोकस करती है और उसको हज़म के किसी मराहिल तक गुजार देती है, और उस मराहिल के गुजरने के बाद जब लतीफ़ ग़िज़ाएँ पहुँचती हैं तो ईज़िली, चूँकि आसानी से डाइजेस्ट हो सकती हैं, तो उसी के साथ ये मिल जाती हैं, और जब मिल जाती हैं तो ये भी फासिद होने से बच जाती है। तो इस तरह से ये तरीका तिब्बत ने बताया है। अब ये ग़िज़ाओं की तफसील नहीं है, इसलिए मैं चूँकि जुज़ी तौर पर बता दिया और वक्त भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ बताऊं कि जो हार्मोन की बात चलती है कि हार्मोन को कहाँ रखा जाए, हार्मोन अखलाक का पार्ट है या हर अखलाक का पार्ट है कि नहीं। अब अखलाक की डिफिनेशन, अखलाक को अभी डिफ़ाइन किया गया, अब अखलाक के अफ़ाल हम बता दें। अखलाक के अफ़ाल या तो न्यूट्रिशन मुहैया कराना है, अखलाक के अफ़ाल या तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, अखलाक का अफ़ाल या तो इनहिबिशन का काम है, अखलाक के अफ़ाल या तो एक्साइटेशन का काम है। यानी न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और उसके अलावा रुतूबत मुहैया कराना। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड प्रोवाइड यानी मेंटेन वाटरी बैलेंस। उसके अलावा एक्साइटेशन, किसी अमल को तेज कर देना। उसके अलावा इनहिबिशन, किसी अमल को रोक देना। यानी ये 5 फंक्शन है अखलाक के। अब आ जाइए हार्मोन के बारे में। हार्मोन का इसके अलावा क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन। कुछ हार्मोन ऐसे जो न्यूट्रिटिव काम करते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो किसी अमल को रोक देते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं किसी अमल को तेज कर देते हैं। अब ये समझ लीजिए कि यानी जो हार्मोन हुआ, जो मुमासिलत अफ़ाल का हार्मोन अफ़ाल हार्मोन के हैं, कमोबेश वही अफ़ाल अखलाक के हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हार्मोन भी अखलाक का ही पार्ट है। अब वो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, दुनिया भर के हार्मोन हैं, एसिटाइल कोलिन हार्मोन भी है और वो भी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी हार्मोन भी हैं, और उसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी आते हैं। कुछ लोकल हार्मोन्स हैं, तो नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा और फिजियोलॉजी में। जिस तरह से मवालिद सलासा के लिए अरकान अरबा वलिया, उसी तरह से अखलाक अरबा को बनाते अरकान कहते हैं, क्योंकि इन अखलाक में हर एक रुकन की नज़ीर है। अब यहाँ ये बताया गया है कि अरकान, जो कि जाहिर बात है, हमारी ग़िज़ाएँ क्या हैं? अरकान है। हमारी जिस्म इंसानी की तौलीद किससे है? अरकान से है। और अरकान क्या है? अरकान और हमारी ग़िज़ाएँ किससे होंगी? जो कि जिससे तौलीद हुई है उसी जैसी मुमासिल चीज़ों से। अब उस जैसी मुमासिल चीज़ को हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? हमारे तौर पर हमारे लिए कुदरत ने क्या काम किया है कि ग़िज़ाएँ दी हैं, दवा और ज़रूरत पड़े पर दवाओं का इस्तेमाल किया है। दवाएं क्या करती हैं? किसी एक्शन को बढ़ा देती हैं, किसी एक्शन को कम कर देती हैं, और किसी एक्शन को एतदाल में ले आती हैं। ये दवाओं का काम है। अब दवाओं की 2 तरह से हैं, ग़िज़ाई दवाई, दवाई ग़िज़ाई। बहुत सारे हमारे जितने ये घरों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात हैं, वो ग़िज़ाई दवाई हैं। दवाई ग़िज़ाई के फॉर्म में कहीं इस्तेमाल होते हैं कि जिनको हम दवान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दवाई ग़िज़ाई हो जाएंगी, जिनको हम ग़िज़ान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ग़िज़ाई दवाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर बादाम है, रोगन बादाम शीरी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ग़िज़ान, तो न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ग़िज़ाई दवाई हो गया। हम इसी तरह से मिसाल के तौर पर माउस शहीर हम इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ाई दवाई। दवान भी इस्तेमाल करते हैं। जालिनोस ने इसके 10 फंक्शन बताए, हिप्पोक्रेट्स ने बुकरात में 10 फंक्शन बताए हैं, और माउस शहीर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। माउस शहीर को क्या नाम है, फालिज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। माउस शहीर को अमराज़ क़ल्ब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बेसिकली ये ग़िज़ाई मादा है, लेकिन किसी हद तक इसका दवाई है, तो ये ग़िज़ाई दवाई हो गया। इसी तरह से खस है, खस को हम ग़िज़ान कम इस्तेमाल करते हैं, दवान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग़िज़ान अर्क खस को हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं शरबत के तौर पर, तो ये दवाई ग़िज़ाई हुआ। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें। खशाश हमारे यहाँ ग़िज़ान भी है, दवान भी है, लेकिन दवाई पहलू ज़्यादा है, ग़िज़ाई पहलू कम है, तो इसीलिए हम दवाई ग़िज़ाई कहते हैं। तो बहरहाल, तो अब ये क्या है? ये अरकान की नुमाइंदगी करते हैं, यानी किसी में
رکن نار زیادہ ہوگا، کسی میں رکن ارض زیادہ ہوگا، کسی میں رکن ماء زیادہ ہوگا، کسی میں رکن ہوا زیادہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی بدن کی تکوین انہی چاروں ارکان سے ہے. ان کے ان چاروں ارکان سے ہونے کی وجہ سے اپنے ارد اطباء نے لکھا کہ اپنے ارد گرد کے مماثل غذا کے ارد گرد کے آشاک جڑی بوٹیوں سے علاج کرو، اپنے ارد گرد کے جڑی بوٹیوں سے علاج کرو. یہی تمہارے مزاج کے مطابق ہے، یہی تمہارے افعال کے مطابق ہے، یہی تمہارے نیچر کے مطابق ہے. تو یہ جو استعمال کی جانے والی دوائیں یا غذائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ارکان کی نمائندگی کرتے ہیں. ارکان کو ہم ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ارکان کی بدلی ہوئی شکل غذائیں دوائیں ہیں. مطلب یعنی جو غذائیں ہم چاہے نبات کے فارم میں لیں، چاہے ہم گرینز کے فارم میں لیں، چاہے ہم ساگ سبزیاں کے فارم میں لیں، چاہے ہم فروٹس کے فارم میں لیں، اور چاہے ادویہ کے فارم میں لیں، یہ ارکان کی بدلی ہوئی شکل ہے. اچھا، یہ ارکان کی بدلی ہوئی شکل ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ سیکنڈ آرڈر ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں پر غذائیں وہ دو طرح سے ہیں، ایک اینیمل اوریجن غذائیں ہیں اور دوسرا یہ پلانٹس اوریجن غذائیں. تو پلانٹس اوریجن ارکان کی پہلی شکل ہے، یعنی ارکان پلانٹس میں گیا، اینیملس نے کیا کام کیا؟ اس پلانٹس کو کھایا، اس سے کیا بنایا؟ دودھ بنایا، ان کے گوشت بھی ملے. تو گوشت ہمیں کیا ہوئے؟ یعنی ارکان کی سیکنڈ آرڈر ہے. یعنی فرسٹ آرڈر کیا ہوا؟ یہ جو فرسٹ آرڈر سبزیاں، فروٹس اور گرینس ہوئے. اس کے بعد میں اینیملس نے کھایا، اینیملس نے خون بنائے. گوشت کیا ہے؟ خون کی جمی ہوئی شکل ہے، یعنی ان کے جمے ہوئے خون گوشت کہلاتے ہیں. گوشت کو ہم نے استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ارکان کی سیکنڈ آرڈر ہمیں ملی، اور جو اب ہمارے معدے کو آسانی سے ہمارا معدہ اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مزاج سے زیادہ آہنگ ہے. اسی طرح سے دودھ ہے. دودھ یہ خون کی بدلی ہوئی شکل ہے جو ارکان کی فرسٹ آرڈر اینیملس میں کنورٹ ہو. فرسٹ آرڈر کیا تھا؟ وہ سبزیاں، فروٹس اور دوسری چیزیں جو اینیملس کھاتے ہیں. ان اینیملس نے دودھ بنائے، خون بنائے، خون سے جو کیا بنی؟ دودھ بنا. دودھ کو ہم نے استعمال کیا، اسی لیے سب سے بہترین غذا ہم اطباء نے لکھا ہے دودھ ہے. وہ دودھ ہمارے لیے ہمارے مزاج کے مطابق زیادہ ہم آہنگ ہوئی. ہمارے معدے کو آسانی سے معدہ ہمارا اس سے مانوس ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہمارے سے کافی قریب تر ہے. تو اور یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ چاروں ارکان کو نمائندگی کرتے ہیں. اور چاروں ارکان کس چیز کی نمائندگی کرتے؟ چاروں ارکان سے کیا بنتے ہیں؟ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. کیفیتوں اور ان کا ہیومڈ پارٹ کیا کہلاتا ہے؟ اخلاط کہلاتا ہے. اگر مائیت غالب ہے تو بلغم کی نظیر ہے، اگر ہوائیت غالب ہے تو دم کی نظیر ہے، یعنی دم کو ریپرزینٹ کرتا. اور اگر ناریت غالب ہے تو یہ صفرا یعنی خلط صفرا کی نظیر ہے. اور اس کے علاوہ سرد ارضیت غالب ہے تو یہ سودا کی نظیر ہے. اور سب کے مزاج الگ الگ ہیں. صفرا کا مزاج گرم خشک ہے، دم کا مزاج ہار رطب ہے، بلغم کا بارد رطب ہے، اور کا بارد یابس ہے. بدن انسان کی تکوین انہی چاروں اخلاط سے. کوئی بھی حیوان ناطق ان چاروں اخلاط کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کی صحت ان چاروں اخلاط کے اعتدال سے ہی ممکن ہے. اخلاط کے عدم اعتدال بحیثیت کیفیت و کمیت کے امراض کا پیش خیمہ ہے. ابھی باتیں ہم نے یہ کہہ دی ہے کہ کمیت خرابی ہو، کیفیت خرابی ہو. اگر کمیت خرابی ہوتی ہے تو وہ صالح اخلاط نہیں بنائے گا، فاسد اخلاط بنائے گا. فضلات زیادہ پیدا ہوں گے. جب فضلات جس میں اکٹھا ہوں گے تو فضلات اعضاء کے رکن و خلاؤں میں جمع ہوں گے، اور جب اعضاء کے رکن و خلاؤں میں جمع ہوں گے تو روح کا نفوذ یعنی روح کی انٹری روک دیں گے. اور جب روح کی انٹری روک کرے گی تو وہاں پہ مختلف قوا بھی متاثر ہوگا، کیونکہ روح جو ہے، روح کیا ہے؟ قوا کی سواری ہے. یعنی جب روح جاتا ہے تو قوا کو ساتھ میں لے جاتا ہے. اب قوا نہیں جائے گی تو وہ پرٹیکولر آرگن اپنے افعال سے رک جائے گا. اور وہی افعال کا رکنا کیا کہلاتا ہے؟ بطلان فعل کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ نقصان فعل کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ تشویش فعل کہلاتا ہے. تشویش فعل جہاں پہ حرارت اور یبوست کا غلبہ ہوتا ہے، جس میں وائلنٹ ہوتا ہے، جس میں ایکسائٹیشن ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی
कैफियत का नुमाइंदगी, कैफियत की नुमाइंदगी अरकान की नुमाइंदगी है, और अरकान की नुमाइंदगी आपके ग़िज़ाओं और ग़िज़ाओं की नुमाइंदगी पर है, और ग़िज़ाओं की कैफियत पर, ग़िज़ाओं की कमियत पर, आज़ा और जो आज़ाए हाज़मा हैं उनकी कारकर्दगी पर। अगर वो सालेह हैं तो सालेह खिल्त बनाएंगे, अगर वो खुद बीमार हो चुके हैं तो बीमार खिल्त बनाएंगे। जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मर्द शैख़ूक़त है, जिसको अपने यहाँ साइमन डिजीज़ बोलते हैं, फिजियोलॉजी में क्या कहते हैं, साइमन डिजीज़। साइमन डिजीज़ में क्या होता है कि आदमी 40 साल का 30 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है, गाल पिचके होंगे और उसके आज़ाब और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, और उसको हमारे यहाँ तिब्बा ने क्या कहा है, मर्द शैख़ूक़त कहा है। क्यों कहा है? उसकी वजह यह है कि मैदे का मिजाज बारिद याबिस हो जाता है, और बारिद याबिस जब मैदे का मिजाज हो जाएगा तो वो बारिद याबिस खिल्त बनाएगा। और बारिद याबिस मिजाज क्या है? ये मौत का मिजाज है। इंसानी जिस्म का मिजाज, इंसान का मिजाज क्या है? हार रतब है। इंसान जब पैदा होता है तो उसका मिजाज क्या होता है? हार रतब होता है। खून का मिजाज हार रतब है। मनी का मिजाज यानी स्पर्म का मिजाज हार रतब है, यानी खून का मिजाज हार रतब, मनी का मिजाज हार रतब, पैदा होने वाले बच्चे का मिजाज हार रतब। और क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो मनी से करीब होता है, माँ बाप के खून से करीब होता है। माँ बाप के खून का मतलब यानी माँ बाप के मनी से करीब होता है, और मनी से करीब होता है तो वहाँ पे रुतूबत गरीज़िया ज़्यादा होती है, और रुतूबत गरीज़िया जब ज़्यादा होगी तो हरारत गरीज़िया लामहला ज़्यादा होगी, क्योंकि हरारत गरीज़िया रुतूबत गरीज़िया क्या है? हरारत गरीज़िया के लिए प्रोटेक्टर है, और हरारत गरीज़िया को महफूज रखती है। हरारत गरीज़िया उस वक्त तक ज़िंदा है, उस वक्त तक जिस्म के अंदर सही सालिम है जब तक जिस्म के अंदर रुतूबत गरीज़िया का तनासुब मेंटेन और मौजूद है, जब तक वो है। और इसीलिए बचपन में रुतूबत गरीज़िया काफ़ी होती है, अपनी वाफर मिकदार में होती है। और आपने देखा होगा कि बच्चा रतब चीज़ें बहुत खाता है, गर्म चीज़ों से रतब चीज़ें बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म का मिजाज हार रतब है, और हरारत तो है खूब लेकिन उसके साथ रुतूबत भी है। तो इसलिए बच्चे का नॉर्मल ग़िज़ा क्या है? रकीक और हार। अगर बच्चों से अगर पूछा जाए कि बच्चों का स्टैंडर्ड ग़िज़ा क्या है होनी चाहिए, तो रकीक और हार ग़िज़ा होना चाहिए। अभी CCRM का एक में शायद एक क्वेश्चन भी आया था कि बच्चों में रिकमेंडेड डाइट्स क्या हैं, तो उनका उस सवाल का सही जवाब यह है रकीब और हार रतब ग़िज़ा। क्यों? कि बच्चे का मिजाज हार रतब है, इसलिए रुतूबत ज़्यादा हो, वो रुतूबत ताकि रुतूबत गरीज़िया का हिफाजत करे, और रुतूबत गरीज़िया हरारत गरीज़िया की हिफाजत करेगी। वरना क्या होता है? हरारत मुस्तकिल, और फिर उसके अलावा क्या करता है हरारत उस रुतूबत को अपने लिए इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? उसको हमारे नशोनुमा में, हमारी ग्रोथ में काम आता है। हमारी नशोनुमा होती है, यानी आपने देखा होगा एक फैमिली में 4 भाई हैं, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी का मियाना है, और किसी कोई स्टंट हाइट है। क्यों? ये डिपेंड करता है कि हरारत ने कितना काम किया। यानी जितना हरारत, रुतूबत क्या है? हरारत के लिए मादा है, उस मादे को मल्टीप्लाई करता है, और जितना मल्टीप्लाई करेगा उतना ही ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए जो मॉडर्न मेडिसिन में लिखा है कि जो क्या नाम है, ग्रोथ का 22 से लेकर के 24 साल तक है, एक उन्होंने रेंज दिया है, लेकिन ये रेंज सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क़ुव्वत तबिय्या कितना सही सालिम है। क़ुव्वत तबिय्या जितना बैलेंस होगी उतना स्वालेह कैमूस बनेंगे, उतना कैलूस बनेगा, और स्वालेह कैमूस बनेंगे, और उतने ही मतलब यानी क़ुव्वत तबिय्या सलामत का मतलब क़ुव्वत हाज़मा का सलामत होना। क़ुव्वत हाज़मा के सलामत मतलब क़ुव्वत तबिय्या सलामत होगी तो क़ुव्वत हाज़मा उतना काम करेगी। और क़ुव्वत हाज़मा की जो सबसर्विएंट फैकल्टी क्या है? जाज़बा, मासिका, हाज़मा, दाफ़िया, उनको यूज़ करके, और जो फिर उसके बाद में जो मदारिज अमल हैं, यानी जज़्ब, पहले क्या करता है? मदारिज अमल 3 है। क्या करता है? जज़्ब करता मादे को, फिर उनको चिपकाता है, इल्ज़ाक यानी एब्ज़ॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और उसके बाद में उसको पेस्ट करता है, और फिर फाइनली एसिमिलेट करता है। यानी क्या हुआ? पहले जज़्ब किया, फिर इल्तिज़ा किया, फिर तशाबुह बना दिया, यानी उसी जैसा बना दिया उस आर्गन के मुताबिक। तो अब ये क्या करता है? ये सब के सब क़ुव्वत तबिय्या के ज़ेर असर आते हैं, और क़ुव्वत तबिय्या जब तक एक्टिव और फ़आल रहती है तब तक इंसानी ग्रोथ
का सिलसिला चलता रहता है। जिस वक्त क़ुव्वत तबिया का अमल रुक गया वहीं आपकी ग्रोथ रुक गई। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या है कि हरारत के पास जो रतूबत बन रहे थे, रतूबत की मिक़दार कम हो रही है, क्योंकि हरारत खुद रतूबत को जज़्ब करती है, और जो जज़्ब करेगी तो ये अल्टीमेट क्या होगा, ये रतूबत के बजाय यबूसत हो जाएगा। और यही यबूसत क्या कहलाता है कि अब मिजाज इंसान का क्या हो जाता है, हार याबिस। तो इंसानी मिजाज जो होते हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करते कभी कि असनान पर डिपेंड करते हैं, यानी एजेस पर। जो इंसानी मिजाज है चारों, हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस, ये उम्र पर नहीं डिपेंड करता। ये डिपेंड करता है कि क़ुव्वतें कितना सही सालिम है। जब तक क़ुव्वत तबिया सही सालिम है तब तक ग्रोथ होता रहेगा, तब तक मतलब सिन्नी नमू और सिन्ने शबाब चलता रहेगा। और जिस वक्त सिन्नी नमू ये क़ुव्वत तबिया मात पड़ जाएगा, यानी रुक जाएगा अपने अफ़ाल से, तो सिन्ने वक़ूफ़ आ जाएगा, जिसको हम सिन्ने वक़ूफ़ कहते हैं। और उस वक्त मिजाज हार याबिस हो जाएगा। और जब मिजाज हार याबिस हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है हरारत का जो मादा क्या था, वो रतूबत था। और रतूबत ही जब नहीं रहा तो हरारत कितने दिनों तक रहेगा, एक ख़ास वक्त तक। उसके बाद में क्या होगा, हरारत खुद मात पड़ने लगेगा। और हरारत जब मात पड़ने लगेगी तो हरारत मात पड़ने का मतलब क्या हो गया, यानी वो यबूसत का गलबा होता जाएगा और हरारत कम होती जाएगी। और जब हरारत कम हो जाएगी तो यही हरारत बदल के बुरूदत में हो जाएगी। और जिस वक्त वो बुरूदत हुई उसको हम सिन्ने कोहलत कहते हैं। तो अब सिन्ने वकूफ़ में क्या होता है कि क़ुव्वत हैवानिया बिल्कुल फ़आल होती। इसलिए आपने देखा होगा कि 18-20 साल का 22 साल का नौजवान जो काम चाहो करवा लो, शेर से कहो वो भी उस शेर से बिलट जाएगा, क्योंकि क़ुव्वत हैवानिया बहुत फ़आल है। क़ुव्वत हैवानिया फ़आल है और उसके अंदर बहादुरी, जराअत मंदी और वलवला, जोश, तमाम चीज़ें क़ुव्वत हैवानिया की वजह से बाकी रहती हैं। लेकिन बुढ़ापे में जब जाता है तो क़ुव्वत हैवानिया भी सुस्त पड़ जाती है। क़ुव्वत तबिया तो सुस्त पड़ ही चुकी थी, अब क़ुव्वत हैवानिया भी सुस्त पड़ जाएंगी। अब जो क़ुव्वत हैवानिया सुस्त पड़ जाएगी तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि बुढ़ापे जब आने लगता है 40 साल के बाद लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू करते थे। अरे भाई हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अरे भाई हमारा सुस्ती आ रही, चक्कर आ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम दवाओं पर गिरजोली आना शुरू हो जाते हैं। अब ग़िज़ाओं का चूँकि क़ुव्वत तबिया कमज़ोर है, इसलिए ग़िज़ाओं का इस्तेहाला, ग़िज़ाओं का इंहिज़ाम, ग़िज़ाओं का एक फार्म से दूसरे फार्म कन्वर्जन ये सुस्त पड़ जाता है। और जब सुस्त पड़ जाता है तो साले अखलाक नहीं बनते। अब जब साले अखलाक नहीं बनते हैं तो क्या होता है कि हम कैटलिस्ट पर हमारी इंजाइम्स और कैटलिस्ट पर हमारी ज़िंदगी मुनहसर होने लगती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि एक कार्डियक दवा तो आपको खानी है कार्डियोटॉनिक की, और एक क्या कहेगा ब्लड प्रेशर की खानी है, एक क्या कहेगा एक लिवर टॉनिक की खा लो, एक कहेगा बी कॉम्प्लेक्स खा लो। ये क्या है, ये जस्ट दे सपोर्ट, दे एक्सेलरेट आवर फैकल्टीज, नथिंग एल्स। ये इंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे इंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीनस नेचर के होते हैं। और ये दवाएं ये हमारे एक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। तो किसी हद तक फिर हम दवाओं पर ज़िंदा रहते हैं। और फिर बिलाखिर क्या होता है कि क़ुव्वत तबिया तो मुतासिर सुस्त पड़ ही चुकी थी, अब अमल कम हो गया था, यानी कोहलत में हैवानिया का अमल सुस्त पड़ गया था। ऐसे वक्त में क़ुव्वत नफ्सानिया का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई मशवरा आपके पास कोई मशवरा करना है, या आप किसी उसके कोई फ़ैसला लेना चाहते हो, या कोई पास कोई प्लानिंग है, तो किसी बूढ़े शख्स से पूछ लो, यानी जो कोहलत के उससे गुजर रहा हो। तो क्या होता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। ऑब्जर्वेशन कभी आपने गौर किया क्यों अच्छा होता है? क़ुव्वत नफ्सानिया जो है उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव और फ़आल होती है, इसीलिए वो उसका मशवरा आमतौर पर करीब और करीब दुरुस्त होता है। इसीलिए हम लोग उसके पास जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि अतिबा ने तो बताया है कि सिन्ने कोहलत की उम्र 40 साल के बाद शुरू होता है, 60 साल तक रहता है, उसके बाद कम हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना लतीफ़ुल कैमूस ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करते हो और कितना अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखते हो। फ़िज़िकली एक्टिव मतलब तदाबीर है जो हमारे यहाँ असबाब सित्ता ज़रूरिया की फॉर्म में बताए गए हैं। वो असबाब सित्ता ज़रूरिया जिसमें माकुल व मशरूब है, इसमें ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ज़्यादा खाना खाएंगे तो फुज़लात ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा
ज़्यादा माकूलात का इस्तेमाल करेंगे तो फजलात ज़्यादा जिस्म के अंदर बनेंगे और जिस्म के अंदर रुकेंगे तो दूसरे अफ़ाल को मुतासर करेंगे। फिर रियाजत भी करनी है। रियाजत का एक स्टैंडर्ड तरीक़ाकार बताया गया, हरकत सुकून बदनी जिसको रियाजत कहते हैं, हरकत सुकून नफसानी, यानी मेंटल एक्शन भी करना है आपको, हरकत सुकून नफसानी, और उसके अलावा नौम यकज़ा, नींद भी बराबर लेनी है, बेदारी भी, मतलब कितना सोना है और कितना फ़आल रहना है अपने आप को। ये नहीं कि रात बस सोए दिन में भी पड़े हैं, तो इससे क्या होगा, नींद तो नहीं आएगी लेकिन आप अपने सुस्त काहिल रहेंगे। तो यानी मेंटल एक्टिविटी भी आपकी कमज़ोर और मात पड़ जाएगी। तो उसके अलावा इस्तिफ़राग व इक़्तिबास, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बूढ़ा आदमी आता है तो उसको भैया एक काम करो, तुम एक मुलय्यन तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कि फजलात जिसमें जमा होते हैं। क्यों? डायबिटिक पेशेंट में देख लो, डाइजेस्टिव से बहुत कॉमन है, इसलिए कि कोते दाफिया बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कोते दाफिया क्यों कमज़ोर है? कोते तबिया कमज़ोर है। कोते तबिया ही की पार्ट है कोते दाफिया। कोते तबिया की शख्सिया, नामिया और कोते गाजिया की जो तकसीम है, तभी क्या कहते हैं, ये तबिया की, कोते गाजिया की 4 किस्में हैं, जाज़बा, मासिका, हाजमा, दाफिया। अब दाफिया कमज़ोर हो गई है, हाजमा तो कमज़ोर ही है, दाफिया भी कमज़ोर है। दाफिया कमज़ोर है तो फजलात जिस्म के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में डाइजेस्टिव अपसेट बहुत कॉमन है। तो उसमें बेस्ट वे इलाज है, उसको रोगन बादाम शीरी दिया जाए या रोगन जैतून दिया जाए, या ज़्यादा और सीवियर हो तो रोगन अरंड दिया जाए। अरंड की मिकदार बहुत कम होगी, लेकिन रोगन बादाम शीरी 2 चमचा तक दे सकते हैं। और मैक्सिमम जो अतिब्बा ने बताया है वो 18 ml दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, 18 ml मैक्सिमम। उसके अलावा रोगन जैतून को अतिब्बा ने 30 ml लिखा है, लेकिन ये इसको गाय के दूध में 1 गिलास गर्म गाय के दूध में मिला के दिया जाए। तो जो बूढ़े लोग हैं, अगर आप कुछ ना उनकी कर सकें तो रोज़ाना ये कहें कि 1 चम्मच रोगन बादाम शीरी 1 से 2 चमचा, या 25 से 30 ml रोगन जैतून, 300 ml गाय के दूध में, गर्म दूध में मिला के अगर दिया जाए तो ये कोते दाफिया को सपोर्ट करेगा। क्यों? अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि कोते दाफिया कमज़ोर क्यों हो गई? कोते दाफिया कमज़ोर इसलिए हो गई कि वहाँ पर कोते दाफिया के सपोर्टिंग फैकल्टी क्या है? हरारत और रतूबत, यही तो है, हरारत और रतूबत। अब जिस्म के अंदर क्या है? रतूबत है नहीं, यबूसत का गलबा है। तो यबूसत का गलबा है तो आप जो है फिजिकल फॉर्म में जो है रतूबत पहुँचाएँ, जो यानी जो रतूबत कम हुआ है उसको बैलेंस करें। वही रतूबत फिर आपको क्या करेगा? हरकत दूधिया को, मैदा और अमा के हरकत दूधिया को स्टिमुलेट करेगा, जिससे जिस्म के अंदर जो फजलात जमा हैं वो निकाल बाहर होंगे। तो इस तरह से मरीज़ ठीक होगा। बहरहाल, अब अगली स्लाइड है उस्तखुसी बुनियादी रतूबात। टाइम बहुत कम है और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा है। उस्तखुसी बुनियादी रतूबात, रतूबत जौहरिया, उनसुरिया, जिससे आज़ा वहाँ पर व्यवस्थित है। अब अतिब्बा ने यह बताया कि ये जो रतूबात होते हैं जिस्म के अंदर, वो 3 किस्म के रतूबत होते हैं। एक वो रतूबत होते हैं जो रगों में होते हैं, यानी जो वेसल्स में होते हैं। दूसरे वो रतूबत होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, और तीसरे वो रतूबात होते हैं जो इंटर सेलुलर होते हैं। एक इंटर सेलुलर और एक इंट्रावास्कुलर। तो वास्कुलर जो है, इंट्रावास्कुलर और जो इंटर सेलुलर है, यही बेसिकली अखलात है। और जो रतूबत जौहरिया उनसुरिया है, ये रतूबत है जो सेल के अंदर है। ये रतूबत क्या करते हैं? यही रतूबत गरीजिया की फॉर्म में इस्तेमाल होती है और यही हरारत गरीजिया को मेंटेन रखते हैं, और ये आज़ा को टूट फूट से बचाते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया, जब तक ये रतूबत है तब तक आज़ा अपने स्ट्रक्चर पर कायम है, उसकी अपनी शक्ल, उसकी अपनी रंग, उसका अपना खोल, उसकी अपनी कन्फिगरेशन मेंटेन है। जिस दिन ये कम हो गई वो पूरे के पूरे रप्चर हो जाएंगे, यानी वो बेकार हो जाएंगे। और अच्छा, अब ये हासिल कहाँ से होते हैं? ये हासिल होते हैं उन्हीं साले ग़िज़ाओं से जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हम, और वो साले ग़िज़ाएँ जो कैमूस की मदद से आज़ाए, मतलब ये कि जो हज़्म उज़वी के लिए जो आज़ा के हज़म में जाते हैं, आज़ा में नफूज़ करते हैं, वो रतूबत फिर सेलुलर लेवल पर जाते हैं। उन सेलुलर लेवल को हमारे यहाँ आज़ाए हाज़मा कहते हैं।
आज़ा हाजमा में अब हमारे यहाँ जैसे आजकल बहुत एक डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है। अब डायबिटीज़ के बारे में चूँकि आज़ा हाजमा की बात आ गई है, तो आज़ा डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं सब के सब आज़ाए हाजमा की खराबी का नतीजा है। और आज़ाए हाजमा क्यों खराबी होती है? आज़ाए हाजमा खराबी जब उसका हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में मुताला करते हैं तो क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जब उस पर्टिकुलर सेल के यानी सेल मेम्ब्रेन के से जब मिलते हैं, मुलाके करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो रिसेप्टर मिसाल के तौर पर जैसे तो वो क्या होता है, ये रिसेप्टर्स या तो पर्टिकुलर जो वो है रुतूबत, उसका मिजाज ख़राब हो जाए, या ये कि उस सेल मेम्ब्रेन का मिजाज डिस्टर्ब हो जाए। अब वो मिजाज क्यों डिस्टर्ब होगा? वो मिजाज आमतौर पर यानी जब मिजाज डिस्टर्ब हो जाएगा यानी उसकी हाजमा खराबी यानी हाजमा खराबी इस तरह से होगी कि क़ुव्वत हाजमा खराब होगा, क़ुव्वत जाज़बा भी खराब होगी। क़ुव्वत जाज़बा इस तरह से खराब होगी कि मिसाल के तौर पर जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है कि अपने सेल मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जब उसके साथ बाइंड करता है तो वो फिर क्या होता है कि सेल के अंदर एंटर करता है, और इस तरह से जब इंटर करता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, जो और ग़िज़ा हैं, ये पैसिवली ये दो तरह से जाते हैं, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए भी जाते हैं और ये काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए भी जाते हैं, और ये पैसिवली निफ्यूज़ भी करते हैं। तो क्या होता है कि उसके पीछे ये जब अंदर डिफ्यूज़ करते हैं तो वो भी चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब सेल मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर है वो बुरूदत का शिकार हो जाए, तो बुरूदत का जब शिकार हो जाता है तो क्या होता है कि वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता इंसुलिन, और जब बाइंड नहीं कर पाता तो क्या होता है, इंटर नहीं करता। तो जब इंटर नहीं करता तो वो नहीं जाएगा, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जिसको हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कहते हैं, ये भी इंटर नहीं करते। जब ये इंटर नहीं करते तो हम हाइपरग्लाइसीमिया कहलाते हैं, और ये इस तरह से सर्कुलेशन में दौड़ते रहते हैं। तो ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका मतलब और ये हुआ कि हाजमे क़ुव्वत जाज़बा का खराबी हुई। अब क़ुव्वत जाज़बा ही जब खराब हुआ तो हाजमा तो अंदर जाए ही नहीं, तो हाजमा कहाँ से काम करेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क़ुव्वत हाजमा मुतासिर इस तरह से हुआ कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? ड्यू टू द रेजिस्टेंस। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसी को आप तमाम जगहों पे अप्लाई कर सकते हो इंटायर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर। उसके अलावा हमारे यहाँ जो इनकी दवाएं बताई गई हैं वो आमतौर पर दो तरह की दवाएं बताई गई है। एक तो वो दवाएं बताई गई हैं जो जिस्म की रुतूबत जो आज़ाए हाजमा की इस्लाह करती हैं, यानी गर्म मिजाज की दवाएं। दूसरी वो दवाएं बताई गई हैं जो जिस्म के जुमला तरशहात का सिक्रीट करते हैं, जैसे बहुत सारे इंसुलिन सिक्रीटोगॉग, तो दूसरे तरशहात जब सिक्रीट करेंगे तो इंसुलिन का लामहला भी सिक्रीट होगा। तो वो इंसुलिन सिक्रीटोगॉग के ग्रुप में आएंगे, जैसे आपका चिरैता है, गुलमारबूटी है, हुलबा है, नीम जामुन है, करेला है। तो जितनी ये कड़वी चीज़ें हैं, ये सब बिटर चीज़ें हैं, ये जालिनूस ने उसने लिखा है इब्नेटुस ने कि ये जिस्म के जुमला तरशहात को बढ़ाती हैं। तो उन्हीं तरशहात में से एक तरशो आपका इंसुलिन भी है। इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है, और हार्मोन हम पहले ही बता चुके हैं ये अखलाक का पार्ट है, और इस तरह से वो जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो हाइपर इंसुलिनिया के मुताबिक वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इंटर कर जाता है, नया इंसुलिन किसी हद तक इंटर करके, और वो जज्ब करता है, किसी हद तक टेम्परेरी जज्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को सेलुलर लेवल पे, और इस तरह से ग्लूकोज, बढ़ी हुई ग्लूकोज का जो इर्तिकाज़ है या तनासुब है वो घट जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जो परमानेंट उसका इलाज है कि हज़्म उज़वी की इस्लाह की जाए। बहरहाल तो ये था इसमें। अब अगली स्लाइड है। चूँकि बदन इंसान के साख्त में मजमूई तौर से 3 चीज़ें पाई जाती हैं: ठोस अशिया जिसको आज़ा कहते हैं, सयाल जिसके भी रुतूबात जिसकी बात कर ही रहे थे, और तीसरी वो चीज़ है जो अरवाह है। वो भी किसी हद तक हमने बता ही दिया है कि अरवाह वो है कि जो क़ुव्वतों की सवारी है। पहली चीज़ जो रुतूबात वो अरवाह को घेरे हुए यानी आज़ा। दूसरी चीज़ वो रुतूबात बदन जो आज़ा के अंदर घिरी हुई है यानी रुतूबात वो रुतूबात जिसको आज़ा अपने अंदर घेरे हुए है। तीसरी चीज़ अरवाह नफसानिया यानी क़ुव्वत नफसानिया,
قوت حیوانیہ اور قوت طبیعہ، یعنی روح جو روح حیوانی جب طبیعت میں قوت طبیعہ میں یعنی جگر میں پہنچتی ہے تو روح طبیعہ میں بدل جاتی ہے. یہی روح جب وہاں پہ پہنچتی ہے دماغ میں تو روح نفسانی میں سرگل فلس اور مختلف بطون میں جو ہضم و نجز ہوتا ہے، ہضم و نجز کے بعد پھر وہ روح نفسانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک پرٹیکولر مزاج اختیار کر لیتا ہے. اور مزاج اختیار کرنے کے بعد وہاں پہ جو قوت حادثہ ہے اور قوت محرکہ ہے ان کے لیے ان کے عمل کا ذمہ دار ہوتی ہے، تو اس کو ہم روح نفسانی کہتے ہیں. بس حرارت غریبہ سے جو چیز اولاً اور بالذات مشتعل ہوگی وہ یقیناً انہی تینوں مذکورہ بالا اجناس میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. اگر حرارت کا تعلق اصالتاً اعضاء سے ہے تو اگر اب یہ حرارت مطلب جو حرارت غریبہ ہے اگر وہ سب سے پہلے کسی چیز کو متاثر کرتی ہے یعنی اعضاء کو متاثر کرے تو ہم دکھ، یعنی دکھ کے 3-4 درجات ہیں، وہ وقت نہیں بتا پاؤں گا. اس کے علاوہ اگر حرارت کا تعلق رطوبات بدن سے ہے، یعنی اگر حرارت غریبہ سب سے پہلے، چونکہ ظاہر بات ہے اخلاط بنیں گے تو اخلاط اگر یہ فاسد ہوتے ہیں تو یہ ہم خلطی یا ہم فونی کے شکل اختیار کریں گے. یہ 3 طرح کے ہمیات ہوتے ہیں، ہم فونیہ، ہم خلطیہ، ہم دکیہ. اگر حرارت کا تعلق روح افقرہ کے ساتھ ہے تو اس کو ہم یوم بھی کہتے ہیں. ہم یوم مطلب بخار، آپ کو بہت دھوپ لگ گئی، بخار ہو گئے پرٹیکولر دن، یا یہ کہ آپ کا مزاج اچانک کسی وجہ سے مطلب بھیگ کے، مطلب آپ کا مزاج کچھ اور تھا اور اچانک جو ہے بارش میں بھیگ گئے، تو بارش میں بھیگنے کی جو کیفیتوں کا اردان پردان ہوتا ہے، یعنی کیفیتوں کی جو تبدیلی، کیفیتوں کی جو ایک چینجنگ ہوتی ہے اچانک، وہ ہم یوم کہلاتی ہے. یعنی ایک دن کا بخار اور جو صرف کیفیات کے بدلنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس میں کسی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک کتاب ہے الطب الکلی، یہ ان کی کتاب ہے مسیحی کی، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اخلاط و رطوبات ہیں جو روح و تجاویز میں گرے ہوئے ہیں اور وہ 4 قسم کے ہیں. دم وہ ہے، وہ غذا ہے، وہ ہے جو غذا کے مکمل نجز سے حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب جو کمپلیٹس نیوٹرینٹس کی شکل اختیار کرتا ہے وہ دم کی فارم میں ہے، جو ماڈرن میں بھی وہی بات ہے اور ہمارے یہاں بھی بتایا گیا. بلغم غذا کے اس جز سے حاصل ہوتا ہے جس پر قوت ہاضمہ پورے طور پر ہضم کرنے سے قاصر ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قوت ہاضمہ اس کو ہاضمہ سے اسکپ کر گیا ہے، یا تو ہاضمہ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، یا قوت ہاضمہ کے لیے جو درکا اعلیٰ ہے یعنی حرارت غریزیہ، وہاں حرارت غریزیہ کا ٹمپریچر اس قابل نہیں تھا کہ وہ بلغم کو ہضم و نچ دے سکے، اور جو ہضم و نچ نہیں دے پایا تو وہ امیچور خلط رہ گیا. وہی امیچور خلط کیا کہلاتا ہے؟ بلغم. لیکن کل کے دن جب کبھی بھی حرارت، وہ جو گھوم رہا ہوا بلغم ہے، کبھی حرارت یا قوت ہاضمہ اپنی اس خاص پوزیشن میں آئے گا تو اس کو ہضم و نچ دے کر کے اس کو اور غذائی مادہ بنا دے گا. ویسے اس کے علاوہ اس کا اور بھی کام ہے، جو سفید جسم کے رطوبات ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم جو موومنٹس کرتے ہیں، جیسے نی کا موومنٹس ہے، تو نی کے موومنٹس میں یہی بلغم ہوتے ہیں، بلغمی مادے ہوتے ہیں جو فرکشن سے بتاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو دونوں ہڈیوں کے مابین فرکشن ہوگا، اور وہ یہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنیول فلوئڈ کم ہو گئی. تو سائنیول فلوئڈ یہی بلغم کی بدلی ہوئی شکل ہے جو اس کو چپچپا رکھتی ہے، اور چپچپا رکھنے سے دونوں ہڈیاں فرکشن سے محفوظ رکھتی ہیں. اس کے علاوہ صفرا افراد حرارت کے نتیجے میں دم سے حاصل ہونا فضلہ ہے. اور خلط اسود جو ہے، یعنی صفرا جو برن آؤٹ یعنی آکسیڈائزڈ فارم ہے کس کا؟ اخلاط کا. اور جو اس کا جو فضلہ ہے وہ سودا کہلاتا ہے، یعنی جو ترسیب مادہ ہے جو وہ کہلاتا ہے، یعنی جو غلظت کی شکل لیے ہوئے ہے وہ فضلہ ہے، اور جو لطیف مادہ ہے جبکہ وہ بھی برن آؤٹ ہے وہ صفرا ہے. دم ہی اصل میں غذا حقیقی ہے. اگر حرارت غریزیہ اور قوت ہاضمہ قوی اور درست ہوں تو بلغم کے لیے ایسا ممکن ہے کہ روح میں منظم ہو کر دم بن جائے اور بدن اس سے غذا حاصل کرے. خلط اصفر اور خلط اسود اقتضاء کے لیے کسی طور سے مناسب نہیں ہے، اور قوت ہاضمہ ان دونوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ دونوں غذا کے حدود سے نکل کر احتراق کے درجے میں پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ دونوں تغذیہ میں دم کی مدد کرتے ہیں. خلط صفرا دم کے قوام کو رقیق کر کے اسے باریک راستوں میں نفوذ کراتا ہے، تقسیل اما کراتا ہے. اسی لیے تقسیل اما میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں گرم غذائیں تقسیل اما، جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صفرا کی کمی ہو جاتی ہے، تو صفرا کی جب کمی ہو جاتی ہے تو انٹسٹائنل ورم خوب پیدا ہو جاتے ہیں.
اور تکسیل اما کرتا ہے, اور تکسیل اما جب ہوگا یعنی صفرا کی افزائش ہوگی تو وہاں بلغم جمع نہیں ہوگا, اور بلغم جمع نہیں ہوگا تو انٹسٹائنل ورم نہیں پیدا ہوگا, اور کیونکہ صفرا کیا کرتا ہے اس کو واش آؤٹ کرتا رہتا ہے, وہاں مادہ جمع نہیں ہونے دیتا. اسی طرح خلط اسود خلط دم کے قیام کو غلیظ کر کے اسے بہ جانے سے روکتا ہے اور شہوت معدہ کا کام کرتا ہے, یعنی اس کو ایک اسٹیبلٹی مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ معدہ کے فم معدہ میں یہ تحریک پیدا کر کے اور بھوک کو بڑھاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی شادی بیاہ میں جاتے ہو تو وہاں پر ٹریلر کے طور پر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ کھٹی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ لے کے آتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے, جس کو کیا کہتے ہیں. بہرحال اب وقت مکمل ہو گیا ہے, جمعہ بھی ہے, اس لیے میں سلائڈ تو بھی بہت ہے, گفتگو بھی بہت باقی ہے اور بہت ساری گفتگو ہو نہیں پائی ہے, اور میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ سننے کے لیے, وقت دینے کے لیے, اس سماع خراشی کے لیے. بہت بہت شکریہ سر, یہ بہترین سماعت تھی اور من نہیں بھرا, کیونکہ میرے انٹرسٹ کا بھی ہے یہ کلیات کا جب بھی لیکچر ہوتا ہے تو اس میں باضابطہ کھو جاتے ہیں, اور وہ بھی اس معیار کا جس میں آپ کے لیے ہر ایک سلائیڈ ہر ایک پوائنٹس پہ کچھ ایڈ آن ہو رہا ہو آپ کی جانکاری میں. تو بیان کرنے سے بھی باہر ہے یہ چیزیں جو آ رہی ہیں, حالانکہ ان چیزوں کو کی فہم ڈیولپ کر پانا بھی ایک بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی زحمت دیں گے, پی جی کے کیریکولم میں کوشش رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو فزیکل زحمت دیں گے کہ فزیکل انشاءاللہ. لیکن جمعہ کا دن نہ دیجیے گا, کوئی اور دن دیجیے گا تاکہ جو ہے 1.5-2 گھنٹہ گفتگو ہو, پوری باتیں وہاں سے آ جائیں, لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. انشاءاللہ فزیکل رہے گا, انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. عید اچھا تو فزیکل رہے گا فزیکل تو آپ اور اچھا ساتھ میں رہیں گے تو ایک بہترین سماعت ہے, چونکہ بھر نہیں پا رہا ہے من اس طرح کی چیزوں سے. بچے بھی جیسے جیسے اپنے جو ماڈرن سائنس یہ سمجھ کے آئے ہیں, پڑھ کے آئے ان چیزوں کو, حالانکہ کلیات کو سمجھنے میں فزکس کا, کیمسٹری کا, بیسک سائنس کا بہت دخل ہے, جن کا جتنا بہترین ہے وہ اتنی اچھی سے سمجھ پائیں گے, جو میں سمجھتا ہوں. ان بچوں کو بھی انشاءاللہ یہ چونکہ چیزیں ابھی بتا دی گئی تو آگے ان کو بہت کام آنے والی ہے, اور جیسے جیسے اس کو کوآرڈینیٹ کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے. نماز کا وقت ہے, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ, آپ کو بھی جانا ہوگا, دور ہے مسجد وہاں پہ. تو بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے تمام ٹیم کے لیے. ہم لوگ سب یہاں پہ پارٹ 1 کا بھی کام چل رہا ہے, تو سب لوگ آپ کو باضابطہ یہاں بھی سن رہے ہیں, اور ہال میں بھی ہمارے اساتذہ, ٹیچرز, ساتھ میں جو اسٹاف اور بچے سن رہے تھے. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس چند الفاظ کے ساتھ کہ اس کا وقت نکالنے کے لیے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے آپ کو اپروچ کیا, آپ بالکل بلا کسی اس کے ایف اینڈ بٹ کے تیار ہو جاتے ہیں. شکریہ سر, بہت بہت آپ کا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. تنویر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا, اور پرنسپل سر کا, نظام بھائی کا, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس طرح کی علمی گفتگو ہوتے رہنا چاہیے, ورنہ علم بے بحث, مال بے تجارت, ملک بے سیاست, یہ قول کہا جاتا ہے. ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ, اس کو عربی میں دنیا کی ساری لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوا ہے. اس کا کوٹس یہ ہے کہ علم بے بحث, مال بے تجارت, ملک بے سیاست. تو بالکل یقین جانے سر, آپ کا لیکچر ایک فارمیلٹی نہیں ہوتا ہے, اس میں مہو ہو جانا, اور میں اس کا خود ویٹ کرتا ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں میں ایک سیکنڈ نہیں چھوڑ پاتا آپ کے لیکچر میں, تو یہ ہمارے لیے بھی بہت فائدے کی بات ہوتی ہے. اور شکریہ, یہ جو مطلب جو پیاس اور بھوک باقی رہی, انشاءاللہ ہم لوگ فزیکل اس کو پورا کریں گے پوسٹ عید انشاءاللہ, پی جی کے کریکولم. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, بہت بہت شکریہ وقت دینے